ग्राम्य विद्यापीठ की तरफ से मेरे सभी स्टूडेंट्स को बहुत सारा नमस्कार। देखिए, अगर वर्ल्ड मैप के आप लोग स्टूडेंट हो, अगर वर्ल्ड मैप आपने कभी देखा हो, मैपिंग आपको पसंद हो, तो मुझे किसी दो देश का ऐसा नाम कमेंट में ज़रूर बताइएगा जिनके रिश्ते जो हैं वो कुछ इस तरीके से हैं कि यदि एक देश को दूसरे देश में अपनी बेटी का विवाह कराना है ना, तो उस पिता को सोचना नहीं पड़ता कि वहाँ विवाह कराया जाए या ना कराया जाए। कहने का मतलब एक देश दूसरे देश के साथ रोटी और बेटी वाला संबंध शेयर करते हैं। अगर एक देश को अपने देश की आईएएस और आईपीएस रैंक के ऑफिसर्स की ट्रेनिंग करानी है तो आराम से वो दूसरे देश के पास भेज देता है, और जहाँ पे उस देश के आईएएस और आईपीएस रैंक के अधिकारी ट्रेनिंग लेते हैं वहाँ पे उनके देश के अधिकारियों की ट्रेनिंग होती है। उस देश के जो सेनाध्यक्ष हैं, एक दूसरे देश के जो सेनाध्यक्ष हैं, वो आपस में एक दूसरे देश के सेनाध्यक्ष के बराबर का सम्मान देते हैं, अवार्ड देते हैं, पदवी देते हैं। एक दूसरे देश को इस बात का भी पता है कि यदि उन पर कोई भी आपदा विपदा समस्या आती है तो वो अगला देश बिना बुलाए मदद के लिए हाजिर होगा। एक देश दूसरे देश जो हैं वो अपनी खुशियों को एक साथ साझा करते हैं, शेयर करते हैं। त्यौहार हो, पर्व हो, हर चीज़ें एक साथ एक तरीके से मनाई जाती हों। अगर आपके पास ऐसा कोई उदाहरण है भारत और नेपाल के अलावा तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये तो मैंने शायद बहुत कम चीज़ें गिनाई हैं, ऐसे और भी मेरे ख्याल से 100 से अधिक उदाहरण होंगे जो भारत और नेपाल के रिश्ते में मौजूद हैं, और वो किसी अन्य दो देशों के रिश्तों में तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ऐसा अनूठा एग्जाम्पल है भारत और नेपाल का रिश्ता। ये जो उसके बीच में बाउंड्री दिखती है, टेरिटरी जो बॉर्डर दिखता है दोनों देशों के बीच में, ये सिर्फ और सिर्फ नॉमिनल है, कहने के लिए है। इन बॉर्डर का मतलब नील एंड वॉइड माना जा सकता है। हमें नेपाल जाना हो या नेपाली भाई बहनों को भारत आना हो, उन्हें ये बात नहीं सोचना पड़ता कि हमें भारत जाना है, कुछ अलग करना है। नो वीज़ा, नो पासपोर्ट, आराम से वो यहाँ आ सकते हैं। ऐसी स्थिति में नेपाल के द्वारा जो ये हालिया कदम उठाया गया है, इसको लेकर के मेरे पास तो कोई ऐसा ठोस कारण नहीं है कि अगर नेपाल इन तीनों जगहों को क्लेम कर देता है और उसे बहुत कुछ बड़ा इससे हासिल हो जाएगा, तो मुझे ऐसा नहीं लगता। हर देश के लिए उसकी टेरिटरी उसे प्यारी होती है। ये जो तीनों जगह हैं, काला पानी, लिपू लेक और लिम्पियादुरा, ये जो नया नोट 100 रुपये का आया है नेपाल का अभी हाल ही में 3-4 दिन पहले, उस पर वो ये क्लेम कर रहे हैं कि ये तीनों जगह भारत की नहीं नेपाल की हैं। इस पे भारत का क्या इंस्टांस है, नेपाल ने ऐसा क्यों किया, इसे डिटेल में समझेंगे। आपके सामने यहाँ स्क्रीन पे 2 नोट दिख रही होगी। ये एक 100 रुपये का पुराना नेपाल का नोट और एक नया नेपाल का नोट। ये पुराना वाला है और ये नया वाला है। अगर आप बीचों बीच इस नोट के बहुत ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे नेपाल का मैप बना हुआ है। पुराने वाले नेपाल में ये जो ऊपर नेपाल का हिस्सा यहाँ पे जा रहा है ना, आप देखेंगे थोड़ा सा दबा हुआ है अंदर की तरफ। लेकिन अगर आप नए नोट को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे जो नेपाल का मैप बना हुआ है वो हल्का सा स्टीप है, उसमें हल्का सा उभराव है। यही तीनों जगहों को उसमें इंक्लूड करने की वजह से ये उभराव दिख रहा है। वो उतनी टेरिटरी को जो भारत की है उसको अपने में शामिल करके दिखा रहे हैं कि ये नेपाल की टेरिटरी है। जब भी कोई दूसरा देश दूसरे देश की टेरिटरी को क्लेम करता है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ तथ्य देता है, कुछ ना कुछ फैक्ट देता है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को लेकर के। और नेपाल ने भी ऐसा ही किया है, और नेपाल ने कहा है कि एक सुगौली की संधि हुई थी। ठीक है, सुगौली की संधि हुई थी 1816 में, 1816 में। किसके किसके बीच में हुई थी? नेपाल के बीच में और ब्रिटिशर्स के बीच में। उस वक्त ब्रिटिश सरकार हुआ करती थी, उन दोनों के बीच में संधि हुई थी। और क्या संधि में था? उस संधि में ये लिखा हुआ था कि ऐसी सभी जगहें जो काली नदी के पूरब में स्थित हैं, है ना, टेरिटरीज ईस्ट ऑफ काली रिवर, काली रिवर के पूरब की तरफ सभी जगहें जो हैं वो बिलोंग करती हैं नेपाल को। और उसमें लिम्पियादुरा, काला पानी और लिपू लेक का भी वर्णन था, जिक्र था। कहा गया था कि दीज ऑल टेरिटरी बिलोंग टू नेपाल।
इसी सुगौली की संधि को, इसी सुगौली की ट्रीटी को सहारा लेकर के नेपाल आज क्लेम कर रहा है कि ये तीनों जगह हिस्टोरिकली बिलोंग करती थी नेपाल को। लेकिन उसी के सामने ही जैसे ये दावा किया गया नेपाल के द्वारा, इंडिया ने भी एक हिस्टोरिकल संधि का सहारा लेते हुए कहा कि ब्रिटिशर्स और इंडिया के बीच में भी, है ना, ब्रिटिश इंडिया और इंडिया के बीच में भी एक संधि हुई थी 1875 के बीच में, और उसमें ये कहा गया था कि ये सभी जगहें जो हैं वो इंडिया को बिलोंग करती हैं। जिस काली रिवर की बात की जा रही है, जिस काली रिवर को यहाँ पे संदर्भ बनाया जा रहा है, जिसको रेफरेंस दिया जा रहा है, मैं आपको बताऊँ वो काली रिवर, जिसे महाकाली रिवर भी कहा जाता है उस एरिया में, उसका ओरिजिन कहाँ पे है, भारत से वो नदी निकलती है या नेपाल से वो नदी निकलती है, वो भी डिस्प्यूटेड है। वो भी नहीं पता है कि वो रिवर कहाँ से निकलती है, क्योंकि वो बहुत ही गहरा घना पहाड़ी इलाका है, तो वहाँ पे सर्वे कर पाना इस तरीके से कुछ भी इतना नॉर्मली पॉसिबल नहीं होता है। तो उस एरिया में इस तरीके का क्लेम करना, चलिए ये जो क्लेम है वो नया नहीं है। आज के 3-4 साल पहले इंडिया जो है वो यहाँ लिपू लेक या जो लिम्पियादुरा वाला इलाका दिख रहा है ना, यहाँ से मानसरोवर, कैलाश मानसरोवर जाने के लिए एक सड़क बना रहा था। उस वक्त भी केपी ओली की सरकार उस वक्त थी, मुझे याद है, और उस वक्त उन्होंने क्लेम किया था कि जो भारत है वो नेपाल के टेरिटरी से होते हुए एक रोड निकाल रहा है, एक रास्ता बना रहा है, और वो जो एरिया है वो नेपाल को बिलोंग करता है, और इंडिया का जो ये कदम है वो गलत है। उस वक्त भी इंडिया ने उन्हें जवाब दिया था, और ऐसा माना जा रहा था कि ये मैटर आगे चल कर के सुलझा दिया जाएगा। लेकिन आज के समय ये इशू जो है वो फिर से सामने है, और इंडिया ने उस वक्त उन्हें समझाया था कि सुगौली की संधि तो 1816 में हुई थी। उसके बाद भारत और नेपाल के बीच में एक संधि हुई थी 1950 में। देश जब आज़ाद हो गया था उस वक्त हमने नेपाल के साथ एक ट्रीटी साइन की थी 1950 में। उस ट्रीटी का नाम था ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप, जिसके अनुसार जितनी एरिया नेपाल की है, जो उस वक्त यथास्थिति थी, उसके अनुसार जितनी एरिया नेपाल को बिलोंग करती है और जितनी एरिया भारत को बिलोंग करती है, उसी स्थिति पे दोनों देश बने रहेंगे। और ये ट्रीटी जो है वो साइन हुई थी, जिसके अनुसार ऐसा माना जा रहा था कि जो सुगौली की संधि है, सुगौली की ट्रीटी है 1860 की, वो नल एंड वॉइड हो गई, उसका कोई ज़्यादा मतलब रह नहीं गया, क्योंकि अब नई ट्रीटी पे काम चल रहा है। दोनों देश अब आज़ाद हो चुके हैं, तो एक नए नियम और नए कानून के तहत काम होगा। लेकिन उस ट्रीटी को नज़रअंदाज करते हुए नेपाल का ये नया कदम, मैं कहूँगी इस तरीके से नोट पे नई टेरिटरी को दिखाना और उसे क्लेम करना, और आज की इस समय में मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ मैं अभी बताती हूँ। पहले आप ये देखिए, अगर नेपाल से जब इसके बारे में पूछा गया कि आपने ये कदम क्यों उठाया, तो फिर वहाँ की जो संचार मंत्री हैं, सूचना और संचार मंत्री रेखा शर्मा, उन्होंने कहा कि नेपाल का जो बैंक है, नेपाल का राष्ट्र बैंक, मतलब जैसे इंडिया में आरबीआई होता है वैसे नेपाल का राष्ट्रीय बैंक नेपाल राष्ट्र बैंक कहते हैं। वहाँ पे जो पुराने नोट थे 100 रुपये के, वो ख़त्म हो गए थे, इस वजह से नए नोट छापने की वहाँ पे उनको अनुमति दी गई है। इसमें कोई नई बात नहीं है, ये नेपाल का इंटरनल इशू है, नेपाल का एक मतलब रेगुलर चलने वाला काम है। इसके जवाब में एस जयशंकर साहब ने कहा कि नए नोटों में विवादित क्षेत्र को शामिल करने पर वास्तविक स्थिति पर कोई असर नहीं पड़ेगा। और इसके अलावा उन्होंने एक शब्द और यूज किया था, यूनिलैटरल इशू। ठीक है, यूनिलैटरल इशू, ये उन्होंने बोला था कि ये जो इशू है वो नेपाल के द्वारा अकेले उठाया गया है, इसमें भारत से किसी भी तरीके का कोई भी डिस्कशन नहीं किया गया है, ना भारत से पूछा गया, ये उनका अपना एक तरफा कदम है, इसमें भारत से कुछ भी पूछा या सहमति नहीं ली गई है। मुझे एक वहाँ पे जैसे हमारे वहाँ आरबीआई है, वैसे वहाँ पे राष्ट्रीय नेपाल जो बैंक है उनका, वहाँ के एक एक्स गवर्नर थे, उन्होंने चिरंजीवी नेपाल उनका नाम था, उन्होंने एक बहुत ही बढ़िया कमेंट इस बात पे किया। उन्होंने कहा कि ये जो नोटों पे बदलाव है, इसका ज़्यादा प्रभाव भारत पे नहीं, नेपाल पे ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो नोट हैं वो जो नेपाल का टेरिटरी है ना, जहाँ पे भारत की टेरिटरी नेपाल से लगती है, उसके आसपास जो डिस्ट्रिक्ट है ना, वहाँ पे नेपाली जो रुपए हैं उनको एक्सेप्ट कर लिया जाता है। मतलब जो उनका बिजनेस वगैरह का थोड़ा बहुत काम होता है, वो नेपाली नोट हम लोग वहाँ एक्सेप्ट कर लेते हैं और वो आराम से काम कर लेते, कोई कन्वर्जन वगैरह नहीं मांगते। तो ऐसे में जब नोट पे इशू है तो
थोड़ी सी प्रॉब्लम नेपाल को यहाँ पे देखने को मिलेगी, जो मेरे हिसाब से बिल्कुल वैलिड पॉइंट उनके द्वारा दिया गया है। देखिए, इंटरनेशनल रिलेशन में ना जब भी कोई चीज़ें बदलाव की जाती है, नई चीज़ें की जाती हैं, तो मैं आपको बताऊं कि इंटरनेशनल रिलेशन में कोई भी बदलाव दो चीज़ों को देख करके किया जाता है। एक होता है टाइम, दूसरा होता है स्पेस। ठीक है, समय और स्थान। समय इस वक्त भारत के लिए इलेक्शन का चल रहा है, और हमारे वहाँ इलेक्शन सच में होते हैं, सिर्फ नाम के नहीं होते हैं। हर 5 साल में एक हेल्दी कैंपेन होता है, चुनाव होते हैं, उसके परिणाम आते हैं, सरकारें बनती हैं, जाती हैं, कुछ भी होता है, लेकिन हर 5 साल पे चुनाव होता है। और चुनाव किसी भी डेमोक्रेसी के लिए सबसे ज़्यादा सेंसिटिव टाइम होता है। क्यों? क्योंकि इस वक्त सरकार यथास्थिति में नहीं होती है। इस वक्त मान के चला जाता है कोई भी सरकार पावर में नहीं है, अब नए इलेक्शन के बाद सरकार चुन के आएगी, वही काम करेगी। तो ऐसे में जब चुनाव का समय चल रहा हो और इस तरीके के मुद्दे को उठाना, वो भी अगर आप स्पेस की बात करें तो स्पेस तो बॉर्डर एरिया की बात हो रही है उत्तराखंड की, तो बॉर्डर इशू अगेन एक बहुत ज़्यादा सेंसिटिव इशू। तो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव इशू को नेपाल ने बहुत ही एक समझ के, जानबूझ करके ये समय चुना है इस मुद्दे को एस्केलेट करने के लिए। अदरवाइज़ आप ये कहें कि उनका ये एक नियमित काम था नोट चेंज करना, वो भारत से इसके बारे में क्यों बात करेंगे? आप करिए आराम से, जब भी मन करे आप प्रतिदिन अपने नोट को छपवाइए। भारत कहीं से भी आपको गाइडलाइंस नहीं दे रहा है, लेकिन उसमें भारत के क्षेत्रों को दिखाना, ये कहा जा सकता है कि ये इंटेंशनली नहीं, इंटेंशनली लिया गया हुआ कदम है। आगे अगर आप देखिए, अगर इसके कारण की जांच पड़ताल हम लोग करें कि ये इसके कारण क्या है, तो पहला तो मैंने आपको बता दिया कि इलेक्शन का कारण रहा होगा, इलेक्शन का टाइम देकर के नेपाल ने ऐसा किया। दूसरा जो कारण मुझे दिख रहा है मिस्टर चाइना, ये जो चाइना का कारण है ना, ये भारत को बहुत बुरी तरीके से हर्ट इस वक्त कर रहा है। भारत का एक ऐसा पड़ोसी जो कि पड़ोसी होने की वजह से किसी अच्छे काम को तो आज तक कभी भारत के साथ किया नहीं, लेकिन भारत के अन्य जो पड़ोसी हैं जिनके साथ भारत के बहुत ही गहरे और अच्छे संबंध हैं, उनको भी बिगाड़ने का काम कर रहा है। आपके सामने यहाँ पर एक बहुत अच्छा मैप है जिसमें आपको दिख रहा होगा कि ये साउथ एशिया है ना, इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल और पाकिस्तान, ये सभी जो देश हैं, इन्होंने BRO, एक उनका प्रोजेक्ट होता है, उनका एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है चाइना का, जैसे BRO कहा जाता है, बॉर्डर रोड, और BRO बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव उनका। तो इसमें जो है, सॉरी ये BRI है, आई एम वेरी सॉरी, ये BRI है। तो इस इनिशिएटिव में चाइना ने लगभग सभी देशों को शामिल कर लिया है भारत को छोड़ करके। तो वो इन्हीं इनिशिएटिव के तहत इन सभी देशों के ऊपर प्रेशर बनाता है कि आप लोग इंडिया के अगेंस्ट खड़े हों, इंडिया के अगेंस्ट स्टेटमेंट दें, इंडिया का साथ ना दें, इंडिया के साथ प्रॉब्लम्स क्रिएट करें। तो ये जो चाइना फैक्टर है, ये कहीं से भी निग्लेजिबल नहीं है। इसे इग्नोर कर देना कि नहीं चाइना यहाँ क्या करेगा, ये घातक है। ये जो है एक अंडर द टेबल वर्क है, लेकिन इसका जो इम्पैक्ट है ऑन द टेबल देखने को मिलेगा। जब भी कभी नेगोशिएशंस होंगे इंडिया और नेपाल के बीच में, इन तीनों जगहों का जो ये इशू सामने है, ये बीच में ज़रूर एक अड़ंगा मैं कहूँगी लगाएगा, और हमारे बीच में जो ये स्मूथ रिलेशंस अभी तक चल रहे थे, बॉर्डर टेंशन, देखिए किसी भी दो देश के बीच में बॉर्डर टेंशन, टेरिटरी टेंशन, ये बहुत बड़ी टेंशन है। इसकी वजह से बहुत सारे रिश्ते बहुत बुरी तरीके से इम्पैक्ट होते हैं। एजुकेशन, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी, कॉपरेशन, ट्रेड, ये सभी जो इतने स्मूथ चलने वाले रिलेशंस थे नेपाल के साथ भारत के, ये सभी रिलेशंस कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होंगे। इस वक्त कमल दहल प्रेजेंट की सरकार चल रही है और उनको इस फैसले पे रिविज़िट करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो उनका क्लेम है वो नदी के किनारे के जगहों के बारे में, और आप सभी को पता है, अगर ज्योग्राफी, अपनी थोड़ी सी भी ज्योग्राफी पढ़ी होगी, कि नदी जो है वो अपना रास्ता कुछ कुछ समय पे बदलती रहती है। तो नदी को बॉर्डर मान लेना, अंग्रेज़ों का क्या था? अंग्रेज़ तो बस एक डंडा लेते थे और कहते थे ये लाइन, डंडे के इस पार की जगह ये देश, डंडे के इस पार की जगह ये देश।
पूरा अफ्रीका उन्होंने इस तरीके से बांटा है, पूरा एशिया उन्होंने इस तरीके से बांटा है, पूरा साउथ अमेरिका उन लोगों ने इस तरीके से बांटा है। लेकिन हमें अभी इस बात को समझने की ज़रूरत है कि उनके किए गए ख़राब फैसलों से क्या हम अपने रिश्ते ख़राब कर सकते हैं। दिस इज़ वेरी ट्रू एंड वैलिड पॉइंट। और मुझे बिल्कुल उम्मीद है कि ये जो छोटे भाई बड़े भाई का और छोटी बहन बड़ी बहन का रिश्ता है भारत और नेपाल के बीच, चाइना के इम्पैक्ट को बहुत जल्दी ख़त्म करेगा और हम फिर से अपने नए और अच्छे रिश्ते के साथ आगे बढ़ेंगे। इसी के साथ आज की क्लास को मैं यहीं पे कंप्लीट करती हूँ। मुझे उम्मीद है आप सभी को समझ में आएगा। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।